आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और सबसे पहले आपको बताएंगे विधानसभा चुनावों में सीएम योगी की डिमांड सबसे ज्यादा है। आज सीएम योगी का असम का दौरा है। सीएम योगी असम पहुंचने के बाद सबसे पहले गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर में पूजा पाठ करेंगे, दर्शन करेंगे और उसके बाद असम में 3 चुनावी रैलियों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करने वाले हैं। तो 3 चुनावी रैलियां, लेकिन उससे पहले मत्था टेकने जाएंगे मां कामाख्या मंदिर में। अनामिका मेरी सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है। अनामिका, कल पश्चिम बंगाल में गरजे थे, आज असम में 3 जनसभाएं हैं। क्या तैयारियां हैं योगी आदित्यनाथ की रैलियों को लेकर? और देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। असम आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ असम के लिए अपने आवास से रवाना होने वाले हैं। उनके साथ जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, जो कि लंबे समय तक असम में काम करते रहे, चुनाव में काम करते रहे, असम की पॉलिटिक्स को बारीकी से समझते हैं, अब वो भी उनके साथ जाएंगे। असम दौरे के दौरान रहेंगे। मुख्यमंत्री आज भी 3 जगह पे जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होजाई विधानसभा, कलाई गांव विधानसभा और रंगिया विधानसभा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसकी शुरुआत होगी 11 बजे से। 11 बजे से पहले मुख्यमंत्री वहां पर गुवाहाटी में मां कामाख्या के दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। इसके बाद जनसभाओं की शुरुआत करेंगे। माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री देर शाम असम से लखनऊ वापस लौटेंगे। इस बीच अगर पीएम मोदी के वीसी की अगर बात करें कोरोना को लेकर, तो ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना को लेकर जो बैठक होने वाली है उसमें शामिल हो सकते हैं। फिलहाल 3 जनसभाएं मुख्यमंत्री की आज ताबड़तोड़ असम में। बहुत शुक्रिया आपका अनामिका, इस जानकारी के लिए। बनाए रखिए अपनी नजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज 3 ताबड़तोड़ रैलियां असम में। अब बात करेंगे कोरोना की। देखिए, बढ़ते कोरोना के बीच में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करने के लिए बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पीएम मोदी कोरोना के बढ़ते हुए मामलों पर और वैक्सीनेशन पर जोर देने की बातों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ जुड़ने वाले हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में असम से जुड़ेंगे, जैसा कि मेरी सहयोगी अनामिका ने बताया। असम में 3 चुनावी सभाएं हैं उनकी और असम से ही इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। देश में अचानक से तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसीलिए ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बुलाई गई। अनूप गुप्ता और जानकारी के साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। अनूप, ये बैठक बहुत अहम हो जाती है क्योंकि एक तरफ हम कोरोना वैक्सीन, कोरोना महामारी की दूसरी लहर की बात कर रहे हैं, जहां पर मुंबई में, महाराष्ट्र में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत अहम बैठक। नहीं, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना के प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर केंद्र सरकार काफी चिंतित है और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे देश में चल रहा है, तो इसको भी लेकर के राज्यों से जरूर ब्यौरा मांगेंगे कि उनके राज्य में किस तरह का प्रोग्रेस है, क्योंकि कई तरह की खबरें लगातार इस मामले पर वैक्सीनेशन के को लेकर के आती है कि लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया था कि लोगों को इस बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए, वैक्सीनेशन को लेकर किसी तरह की भ्रम की स्थिति ना हो। तो कुल मिलाकर के आगे की रणनीति किस तरह से अनूप, एक ये भी अपडेट है कि वैक्सीनेशन को लेकर सवाल जवाब होंगे, तो किस तरह के सवाल होने वाले हैं आज की बैठक में? देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर के जिस तरह से भ्रम की स्थिति लोगों में है, वैसे में राज्यों की क्या भूमिका है, जाहिर सी बात है इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर जानना चाहेंगे राज्यों से कि किस तरह की भूमिका रही है। बिल्कुल, क्योंकि ये पहले ही कह दिया गया था कि तमाम राज्यों की मुख्यमंत्रियों की, राज्यों की जिम्मेदारी है कि अपने प्रदेश के लोगों को जागरूक किया जाए और वैक्सीनेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए। बहुत शुक्रिया आपका। नजर बनाए रखिए अनूप गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बैठक पर। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक भी होने जा रही है। आपको हम बताएं कि पीएम मोदी ने सभी सांसदों से कोरोना वैक्सीनेशन का ब्यौरा मांगा है। सांसदों से पूछा गया है कि उनके संसदीय क्षेत्र में कितने वैक्सीन सेंटर हैं। सांसद ने कितने वैक्सीन सेंटर का दौरा किया है। लोगों की सुविधा के लिए सांसद ने अपने क्षेत्र में कितने हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। तो ये वो सवाल हैं जो आज की बैठक में किए जाने वाले हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हर प्रदेश को दी गई थी, हर राज्य को दी गई थी कि सबसे पहले जागरूकता फैलाई जाए अपने अपने राज्यों में और लोगों के अंदर जो भ्रम बना हुआ है वैक्सीनेशन के खतरे को लेकर, उसको दूर किया जाए। तो इसी को लेकर आज की पीएम ने जो सांसदों की बैठक बुलाई है, उसमें सवाल जवाब होंगे।
आइए बात करते हैं टिकैत की अराजक धमकी के बारे में। देखिए, किसान नेता राकेश टिकैत ने धमकी भरे अंदाज में आंदोलन की अगली रणनीति का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 26 मार्च को देश भर में चक्का जाम करेंगे। साथ ही धमकी देते हुए कहा कि दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर को बंद करेंगे। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि नोएडा में जो लोकल बच्चे हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और बागपत के जाट गुर्जरों को नोएडा में नौकरी पर नहीं रखा जाता है। तो बच्चों की नौकरियों का मुद्दा भी बीच में ले आए। पूरी तरह से राजनीतिक मोड में आ चुके हैं राकेश टिकैत। 26 मार्च को देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया गया है राकेश टिकैत के द्वारा। अच्छा, नोएडा में अभी आप लोगों ने आह्वान किया है चक्का जाम का कि बॉर्डर फिर से एक बार बंद करेंगे, क्या कुछ वजह? हाँ, बंद करेंगे। यहाँ पे इनको रोजगार नहीं मिल रहे। जो यहाँ के नोएडा के बच्चे हैं वो बेरोजगार हैं। यहाँ पे फैक्ट्री लगी, इनकी जमीनें चली गई, बड़े बड़े मकान बन गए, बिल्डिंगें यहाँ पे बन गई, और रोजगार करने कहाँ जाएंगे? बाहर के लोग यहाँ पर रोजगार करने आ रहे हैं, तो ये कहाँ जाएंगे? यहाँ लोगों से बातचीत हो रही है आपकी? हाँ, बातचीत हो रही है। जो यहाँ की कमेटी है वो तय कर रही है। तो कब तक उम्मीद है कि आप लोग बैठेंगे? आप मांगे नहीं पूरी हुई तो कुछ तारीख बैठ जाएंगे, ये तय कर लगे अपने आप। शायद 26 तारीख का भी इनका बंद का है। और अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की नींद मस्जिद से आने वाली अजान की आवाज से उड़ रही है। हम आपको बता रहे हैं कि कुलपति ने डीएम प्रयागराज को कार्रवाई के लिए 3 मार्च को पत्र लिखा और पत्र में लिखा गया अजान की आवाज से उनकी नींद खराब होती है और उसके बाद तमाम कोशिश के बाद भी वो सो नहीं पाती, जिसकी वजह से उन्हें सिरदर्द रहता है और कामकाज में वो ध्यान नहीं लगा पाती हैं। पत्र की कॉपी कमिश्नर, आईजी और डीआईजी को भी भेजी गई है। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने इस पत्र से हंगामा अब होने के पूरे आसार माने जा रहे हैं। इससे पहले मशहूर गायक सोनू निगम ने भी अजान को लेकर ऐसी ही बात की थी, जिसके बाद बवाल मचा था। सर्वेश मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ प्रयागराज से मौजूद है। चिट्ठी में क्या बातें लिखी गई हैं, विस्तार से जान लेते हैं। सर्वेश, क्या बोल रही हैं कुलपति, क्या परेशानी है? देखिए, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति हैं जिन्होंने 30 नवंबर 2020 को ही अपना कार्यभार एज ए कुलपति संभाला है और उन्होंने 3 मार्च को डीएम प्रयागराज को एक पत्र लिखा है। उनका कहना है कि उनके आवास के बगल में अल सुबह मस्जिद है, जहां पर सुबह 5:30 बजे से ही अजान की आवाज उनके कानों में पड़ने लगती है, जिससे वो सो नहीं पाती हैं और उनका दिन भर जो है सर दर्द रहता है और कामकाज प्रभावित होता है। उन्होंने एक पुरानी कहावत का भी अपने पत्र में उल्लेख किया है कि आपकी स्वतंत्रता वही खत्म हो जाती है जहां मेरी नाक शुरू होती है। निश्चित तौर पर अब इस पत्र के बाद कोहराम मचना लाजमी है, क्योंकि इसके पहले भी बॉलीवुड के गायक सोनू निगम ने अजान पर इसी तरह का कुछ बयान दिया था, जिसके बाद पूरे देश में हंगामा मचा था। और इस मामले में अब अधिकारी जो है नबी जबान से जांच करने और जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई करने की बात जरूर कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी आशंका पत्र में जताई है कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने कि ईद के पहले जो है शहरी की घोषणा भी अब होगी और उससे भी उनको परेशानी होगी। हालांकि ये भी स्पष्ट करने की उन्होंने कोशिश की है कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ, वर्ग के खिलाफ उनका कोई ये पत्र नहीं है, बल्कि इससे है कि अगर वो लाउड स्पीकर के बगैर अजान हो जाए तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ये भी सुझाव इस पत्र में दिया गया है और इस पत्र की कॉपी कमिश्नर, आईजी और डीआईजी को भी भेजी गई है। ठीक है, तो 3 मार्च का ये पत्र है, जिसके बाद अब हंगामा मचना तय है। बिल्कुल हंगामा मचना तय है, क्योंकि इससे पहले सोनू निगम ने ऐसी ही बात की थी और उसके बाद जो राजनीति हुई थी उनके बयान पर वो सबने देखी थी। शुक्रिया आपका सर्वेश, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर अपनी। आजमगढ़ जिले से खबर है, एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश बद्रे आलम घायल हो गया है। हम आपको बता रहे हैं कि आजमगढ़ पुलिस और एसटीएफ लखनऊ ने मिलकर एनकाउंटर को अंजाम दिया। पकड़ा गया बदमाश गौ तस्करी से जुड़ा हुआ था। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से कुछ सामान बरामद किया है, जिसमें तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद की गई है। बदमाश का दूसरा साथी फरार हो चुका है। दीदारगंज क्षेत्र की सोंगल पुलिया पर बदमाशों के साथ थाना बिलेरगंज, थाना दीदारगंज और एसटीएफ की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक शातिर अभियुक्त जो कि कौकश है और इस पर लगभग 22 मुकदमे हैं। इस 25,000 रुपये का इनामी बदमाश है। पुलिस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ।
इसके पास से तमंचा कारतूस बरामद हुए हैं। यह महाराजगंज से वांटेड था और इस पर 25,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था। अगली खबर कानपुर से है, जहां पर एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी बदमाश विक्की घायल हुआ है। कानपुर में एसटीएफ की बदमाश विक्की के साथ मुठभेड़ हुई और बदमाश विक्की पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर भाग रहा था, लेकिन एसटीएफ ने एनकाउंटर में बदमाश विक्की को पकड़ लिया है। कानपुर के बाद अगली खबर जो है वो बुलंदशहर से है, जहां पर काफी समय से फरार चल रहे एक बाइक बोट घोटाले के आरोपी भूदेव सिंह, जिसका नाम है, उसके घर की कुर्की हुई है और उसी कुर्की के दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एफटीसी 2 कोर्ट गौतम बुद्ध नगर के आदेश पर यह कुर्की की गई है। अब बढ़ते हैं आगे। फतेहपुर के भोली गांव में मिलावटी शराब से 2 लोगों की मौत की खबर है। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मिलावटी शराब बनाने वाले मास्टरमाइंड के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से पुलिस ने मिलावटी शराब बनाने के उपकरण बरामद कर लिए हैं। तस्वीरें गिरफ्तारी के दौरान की। और इसमें 2 अभियुक्तों को आज पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उनको जेल भेजा जा रहा है। इन दोनों से 12 पौवे शराब मिली है। इसमें साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करते हुए दूसरे कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिसके संबंध में हमारी टीमों के द्वारा लगातार दबिश देकर उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। फतेहपुर से ही खबर है, जहां पर सिरफिरे ने पड़ोस में रहने वाली एक महिला पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। इस हमले में घायल महिला को अस्पताल लेकर गया, लेकिन परिवार इससे पहले महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचा पाता, महिला की मौत हो जाती है। लोगों का कहना है कि सिरफिरा महिला का प्रेमी था और अक्सर महिला के घर आया करता था। पुलिस ने मामला दर्ज करके सिरफिरे की तलाश शुरू कर दी है। ये थरियाओं क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसके संबंध में थानाध्यक्ष थरियाओं के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें एक महिला की इसमें हत्या की गई थी और इसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की जाए। फिरोजाबाद में थाना लाइन पार के श्याम नगर मोहल्ले में वृद्ध की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हम आपको दिखाते हैं पिटाई का वो वीडियो, जिसमें 2 युवक से एक महिला वृद्ध की पिटाई की जा रही है 2 युवकों के द्वारा, और एक महिला को पीट रहे हैं 2 युवक। आप ये वीडियो देख रहे हैं, वायरल वीडियो की अंश है। बताया जा रहा है कि आपस में किसी बात को लेकर इन दोनों पक्षों के बीच में गाली गलौज हुआ और ये दोनों पुरुष महिला के ऊपर मार कुटाई करने लग पड़े। पहले धक्का मुक्की हुई और उसके बाद देखिए हाथापाई शुरू हो जाती है। जमकर पीटा जाता है इस महिला को। इटावा से खबर, जहां पर 4 साल की मासूम के साथ रेप के मामले में आरोपी को 55 दिन में ही उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मामले को लेकर एसपी सिटी का कहना है कि पुलिस की प्रभावी पैरवी से रिकॉर्ड समय से मासूम को न्याय मिल चुका है, जिसके लिए सजा दिलाने की प्रक्रिया में जुटे सभी पुलिसकर्मियों और ऑफिसर्स को सम्मानित किया जाएगा। ये घटना इटावा के बड़पुरा थाना क्षेत्र की है, जब जनवरी में एक 4 साल के मासूम के साथ आरोपी अरुण ने रेप किया था। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मुठभेड़ करके इस आरोपी को गिरफ्तार किया। अब घटना के 55 दिन के अंदर ही इस आरोपी को आजीवन कारावास और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा दी गई है। कि उचित पैरवी करते हुए मॉनिटरिंग सेल व विवेचक जीवाराम यादव तथा एडीजीसी क्रिमिनल श्री अजीत प्रताप सिंह तोमर के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध मात्र 55 दिवस में माननीय न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट के द्वारा उम्र कैद व 50,000 रुपये के अर्थदंड से उसे दंडित किया गया। इस उत्कृष्ट पैरवी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा महोदय द्वारा पैरवी करने वाली पूरी टीम को एक प्रशस्ति पत्र के द्वारा सम्मानित उन्हें किया जाएगा।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद खबर बागपत से है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। पुलिस और बदमाशों की नहर पर मुठभेड़ हुई है। बदमाश नसीम कांधला गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। मुर्गा दंगल, सट्टा सहित कई मामलों में ये वांछित चल रहा था। अब ये बदमाश पुलिस की पकड़ में है। रमाला थाने के पूर्वी नहर पर यह मुठभेड़ हुई है।